बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे इमरान खान की 2 बरस की हुकूमत के बारे में। और अमूमी तौर पे एक तासुर यह है कि इमरान खान की हुकूमत इस 2 बरसों के अंदर परफॉर्म नहीं कर सकी है, और जितने बड़े दावे इमरान खान ने किए थे उनके वो नताइज नहीं निकल सके जिसका दावा इमरान खान किया करते थे। देखिए, इन 2 बरसों की बुनियाद के ऊपर जब हम एनालिसिस करें तो एक बात पहले हमें जहन में रखनी चाहिए कि इमरान खान की हुकूमत के पास 5 बरस का मैंडेट है। हमें 2 बरस का एनालिसिस करना चाहिए। 3 बरस जो आगे आने वाले हैं उनका एनालिसिस उनके परफॉर्मेंस और उनके नताइज के बाद मुस्तकबिल में किया जा सकता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये भी याद रखिए कि इन 2 बरसों के अंदर 6 से 7 माह का अरसा हमने कोरोना के सीरियस क्राइसिस में गुजारा है, और उस पर जहाँ पूरी दुनिया की मईशत, पूरी दुनिया का सियासी इंतज़ामी निज़ाम मफलूज हुआ, वहाँ पाकिस्तान का निज़ाम भी मफलूज हुआ। लेकिन उसके बावजूद अगर आप मुझसे पूछें कि इस हुकूमत की कामयाबी को और नाकामी को कैसे देखा जाएगा, तो मेरे जहन में जो 4 बड़े पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर इमरान खान की हुकूमत ने अचीव किया है वो मंदरजा झैल है। मिसाल के तौर पे पहला पॉइंट जिसको मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, और फॉरेन पॉलिसी में हमें हमेशा से एक डेफिसिट का सामना था सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के तजाद के कॉन्टेक्स्ट में। एक नैरेटिव हमारा सिविलियन होता था, एक नैरेटिव हमारा मिलिट्री नैरेटिव होता था। लेकिन अब इन 2 बरसों में हमें लग रहा है कि नैरेटिव जो है वो सिविलियन नैरेटिव और मिलिट्री नैरेटिव के साथ साथ के बजाय अब बाकायदा पाकिस्तान का और स्टेट नैरेटिव जो है वो सामने आया है, और एक बड़ी अच्छी रिलेशनशिप के साथ जो है इमरान खान और जो फौजी की आदत है वो मिलकर जो है काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके नताइज भी हमें नज़र आ रहे हैं। इसलिए इस ख़ास तौर पे फिर जो कश्मीर के इशू को जिस तरह अंदाज से इंटरनेशनलाइज किया गया, अगरचे वहाँ वो नताइज नहीं निकल सके, लेकिन दुनिया की तवज्जो का मरकज़ आज जो है कश्मीर का सियासत, कश्मीर की पॉलिटिक्स है। और ख़ुद ट्रंप को कहना पड़ा अमरीकी सदर को कि वो सालसी के लिए तैयार हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। फिर अफगानिस्तान से बड़ी अच्छी खबरें मिली हैं, उसमें हमारा रोल जो सियासी है, जो फौजी है, वो पूरे के पूरे को दुनिया ने तस्लीम किया है, और समझा जा रहा है कि पाकिस्तान के बगैर अफगान बुरान का हल मुमकिन नहीं है। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए हैं। कश्मीर के साथ साथ फिर आप ये देखिए जो बांग्लादेश के साथ हमारे सफारती ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन का इस इलाके के अंदर आना और पाकिस्तान चीन रिलेशनशिप का ग्रो होना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सी पैक को देखिए, उसमें हमने बड़ी अचीवमेंट की हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। सो मैं मजमूई तौर पे कहता हूँ कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें बहुत डेवलपमेंट हुई है। उसके साथ साथ जब हम देखते हैं तो इमरान खान साहब ने एक कामयाबी ये भी ली कि पहली दफ़ा आकर इन बड़े बड़े मगरमच्छों के कॉन्टेक्स्ट में हाथ डाला है, और पॉपुलर पॉलिटिक्स करने की बजाय उन्होंने सख्त और कड़वे फैसले करने का फैसला किया। यही वजह ब्यूरोक्रेसी ने रुकावटें पैदा की, हर तबके की तरफ से रुकावटें पैदा हुई। इंक्वायरी प्रोसेस को बहुत आगे बढ़ाया गया, अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया, लेकिन उसके नताइज नहीं मिले, क्योंकि एक ख़ास इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जो बड़ा एक नेक्सस है वो सबसे बड़ी रुकावट पैदा कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान की हुकूमत को ये दाद देनी होगी कि उनकी हुकूमत के अंदर से भी और बाहर से भी बहुत से लोग जो हैं कानून के शिकंजे में आए हैं। बाकी अदालती निज़ाम है वो उसको लीड कर रहा है। फिर उनका एहसास प्रोग्राम ने बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी हासिल की। कोरोना के दौरान हमने देखा कई सौ अरब रुपए जो है वो एहसास प्रोग्राम के तहत डिस्ट्रीब्यूट हुए, उसको दुनिया ने तस्लीम किया इस प्रोग्राम को एज अ बेस्ट प्रोग्राम एहसास प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में। फिर ML1 जो मनसूबा है जिसको एशिया का सबसे बड़ा मनसूबा कहा जा रहा है, उसकी वजह से भी फिर आप देखिए $18 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। फिर उसके बाद बैरूनी सरमायाकारी जो है पाकिस्तान में बढ़ी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पैसे जो हैं अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में आने शुरू हुए हैं। तो कुछ इकॉनमी भी जो है ना हमारी दोबारा रिवाइव हुई है। कंस्ट्रक्शन बिजनेस जो है वो दोबारा रिवाइव हो रहा है। फिर इसी तरीके से अगर आप देखिए टूरिज़्म हमारी बहुत बहाल हो रही है। तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स के इंडिकेटर अगरचे कोई बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान की हुकूमत के चैलेंजेस क्या थे। देखिए, पहला चैलेंज तो इमरान खान का ये था कि वो एक पॉपुलर पॉलिटिक्स के साथ आए थे, और उन्होंने कहा था कि वो अकाउंटेबिलिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन हमें अकाउंटेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में कोई बड़ी बड़ी कामयाबियाँ नज़र नहीं आ रही। प्रोसेस स्टार्ट हुए हैं, लेकिन उस तरह की अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकी जिस तरह हुकूमत दावा किया करती थी, और हुकूमत के अपने अंदर भी जो लोग हैं उनके खिलाफ भी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकी है। दूसरा जब बड़ा चैलेंज है वो मईशत की बहाली के कॉन्टेक्स्ट में रहा। उसमें जिस अंदाज़ की तब्दीलियाँ बार बार की जाती रहीं, यू टर्न बार बार लिए जाते रहे, उससे भी मईशत जो है उसका एतमाद उस अंदाज से बहाल नहीं हो सका जैसे बहाल होना चाहिए था। अब जब मैंने कहा कि रिवाइवल हो रही है तो कुछ अच्छी खबरें भी हमें मईशत में देखने को मिलती हैं।
پھر اس کے بعد آپ دیکھیے قرضوں کی واپسی کا عمل پاکستان میں پہلی دفعہ شروع ہو رہا ہے. یہ بھی ایک بڑی اچھی سائن ہے، لیکن ابھی بھی ہم پر بہت قرضے ہیں اور پاکستان کی اکانومی ان قرضوں کے نیچے جکڑی ہوئی نظر آتی ہے. پھر آپ یہ دیکھیے میرٹ پالیسی کی بہت بات کی گئی، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں بہت سی اپائنٹمنٹ میں میرٹ سے زیادہ اکرا پروری نظر آتی ہے. اور جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ وہ میرٹ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، وہاں ہمیں کچھ کمپرومائز نظر آتے ہیں. پھر اس کے بعد جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ان کے پاس 200 لوگوں کی اچھی ٹیم ہے، ایک پورا روڈ میپ ہے، اس کا فقدان ہمیں دیکھنے کو ملا. پھر پارلیمانی نظام میں عمران خان کی عدم دلچسپی نظر آئی، قانون سازی ہمیں بڑی کم دیکھنے کو ملی. حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ہے وہ ٹک ٹاک جو ہے وہ لگی رہی، محاذرائی بہت دیکھنے کو ملی، جس کی وجہ سے انٹرنلی پولیٹیکل سٹیبلٹی وہ نہیں ڈیولپ ہو سکی. پھر کورونا سے نمٹنے کے حوالے سے بھی بہت سی غلطیاں خود عمران خان تسلیم کرتے ہیں، حکومت تسلیم کرتی ہے. اگرچہ پاکستان میں کورونا کا وہ بحران جو دنیا بہت سی ہمیں دکھا رہی تھی وہ نہیں نکل سکا. تو مجموعی طور پہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ کامیابی اور ناکامیوں کے درمیان گھری نظر آتی ہے، لیکن ان کا جو پرسپشن ہے وہ کامیابی سے زیادہ ناکامی کا نظر آتا ہے. اس کی بڑی وجہ ان کی اپنی میڈیا ٹیم ہے جو اس انداز سے پرفارم نہیں کر سکی، اس انداز سے امیج بلڈنگ نہیں کر سکی جس کی ضرورت تھی. لیکن اگر میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہوں عمران خان کی حکومت کو، تو میرا خیال ہے کہ اگلے 3 برس کے بعد پتہ چلے گا کہ عمران خان 5 برس کے وعدوں کے ساتھ جیسے آئے تھے وہ کیسے پرفارم کرتے ہیں. لیکن ان پہلے 2 برسوں میں جو ہمیں اچھی اور بری دونوں خبریں نظر آتی ہیں، اس کے درمیان عمران خان کے اوپر آنے والے دنوں میں چیلنجز بہت زیادہ ہیں اور یہ آسان کام نہیں ہوگا جو عمران خان کرنا چاہتے ہیں. اور ان کو بڑی لڑائی لڑنی پڑے گی، انٹرنلی بھی ایکسٹرنلی بھی. اپنے اندر جو ہے خاص طور پہ ڈومیسٹک کریکس جو ہیں اس میں جو گرے ایریا ہیں اس کانٹیکس میں ایک بڑی اسٹرانگ ان کو پولیٹیکل ول چاہیے تاکہ وہ ان چیلنجز سے مقابلہ کر سکیں. کیونکہ عمران خان صاحب تبدیلی کے نعرے کے ساتھ آئے تھے، تو تبدیلی وہی ہوتی ہے جو لوگوں کو نظر بھی آئے. وہ صرف حکومت کہے گی تو کوئی نہیں مانے گا، لوگ جب مانیں گے، تسلیم کریں گے، دیکھیں گے تو پھر لوگ اس کو تسلیم کریں گے. مجموعی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 برس جو ہیں اس میں عمران خان صاحب کو چیلنجز زیادہ رہے ہیں اور رہیں گے. اس کی وجہ آگے یہ ہے کہ جس قسم کی پالیٹکس پاکستان کو ریکوائرڈ ہے اس میں اگر آپ نے کام کرنا ہے تو آپ کو زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن مجھے پوری امید ہے کہ آنے والے برسوں میں ہم جس انداز کا ماحول بنا رہے ہیں اور جس انداز سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں تو ہمیں مثبت انداز سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ عمران خان کی حکومت آگے آنے والے سالوں میں زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کرے گی. اور جو غلطیاں انہوں نے پہلے 2 برس میں کی ہیں ان کا نہ صرف ازالہ کریں گی بلکہ ان کو پر قابو پا کے زیادہ بہتر حکمت عملی کے ساتھ چیزوں کو پرفارم کرنے کی کوشش کریں گی. اور اگر وہ یہ نہ کر سکے تو پھر عمران خان کی سیاست، ان کی تبدیلی کا نعرہ جو ہے وہ بہت پیچھے چلا جائے گا اور لوگ سمجھیں گے کہ عمران خان نے بھی ماضی کی 2 جماعتوں کی طرح، بڑی جماعتوں کی طرح ایک روایتی سیاست کی ہے. اور پاکستان کو روایتی سیاست کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو اس وقت ایک غیر معمولی سیاست کی ضرورت ہے. اگر عمران خان ایسا کر سکے تو یہ ان کے حق میں بھی اور پاکستان کے حق میں بھی بہتر ہوگا.